हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। तो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कैसे लोग पहले शिकार करते थे, एक से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, फिर उन्होंने खाना इकट्ठा करना स्टार्ट किया एंड देन उस खाना इकट्ठा करने वाली प्रोसेस में जिसमें वो इधर से उधर घूमते थे, कैसे सेटल होके फूड ग्रो करना स्टार्ट किया। इस जर्नी को हम इस चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग होती है चैप्टर की तुषार की ट्रेन जर्नी के साथ। तुषार दिल्ली से चेन्नई अपनी कज़न की वेडिंग में जा रहा है, कज़न की शादी में जा रहा है और उसको ट्रेन की विंडो सीट मिली जिससे वो झांक रहा था। तभी उसके अंकल बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि लगभग 150 ईयर्स पहले ही ट्रेन का जो यूज़ है वो स्टार्ट हुआ और उसके कुछ डिकेड्स बाद बसेस। तो तुषार को बहुत अजीब लगता है, तो वो बोलता है कि जब ये नहीं थे तो तब क्या लोग सिर्फ एक ही जगह पे रहा करते थे जहाँ पर वो जिंदा हुए थे, मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो हमारे पुराने लोग थे जिनको हम अर्ली मैन कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं थोड़े से बंदर जैसे दिखाई देते हैं और जो पत्ते वगैरह पहना करते थे या उससे पहले पहना भी नहीं करते थे, उनको हम अर्ली मैन के नाम से जानते थे। बहुत छोटी छोटी क्लासेस में इन्हें पढ़ा है, 3rd 4th 5th की ईवीएस में पढ़ा है। वो उन्होंने मूव क्यों करना स्टार्ट किया। We know about people who lived in subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. हम जानते हैं कि हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसमें मिलियन ईयर्स एगो, लाखों साल पहले से जो आदमी है, इंसान है, वो रह रहा है। हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं, मतलब शिकारी, और गैदरर वो जो जमा करते हैं, मतलब खाने को एकत्रित करके रखते हैं। ठीक, या तो हंट करते हैं या फिर फल वगैरह तोड़ के जमा कर लेते हैं। The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. अब इन इंसानों को हंटर और गैदरर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये यही काम करते थे अपने खाने के लिए। शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की। और गैदर क्या करते थे? कुछ पेड़ के जड़ खाए जा सकते हैं, नट्स खाए जा सकते हैं, बीज खाए जा सकते हैं, पत्तियां खाई जा सकती हैं, फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, एग्स खाए जा सकते हैं। तो इन सबको गैदर किया करते थे, यानी इकट्ठा किया करते थे। दैट इज वाई इन लोगों का नाम पड़ गया हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे ये लोग? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, पहला रीजन क्या है? इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ वुड। पहला तो नॉर्मल से ही रीजन है, अगर वो किसी एक जगह पे लगातार बहुत टाइम तक रहेंगे तो उस जगह का जितना भी खाना है वो खा चुके होंगे, खाना सारा खत्म हो जाएगा उस जगह का, तो उनको दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. दूसरा रीजन ये है कि ये हंटर गैदरर्स हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और एनिमल्स भी मूव करते रहते हैं। कभी एनिमल्स हरी घास के चक्कर में घूमते हैं कि कहाँ उनको हरी घास मिलेगी वहां जाते हैं, तो कभी बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स का पीछा करते हुए भी भागते हैं उनका शिकार करने के लिए, और ये तो शिकार करते ही हैं। तो जिन एनिमल्स का ये शिकार करते हैं उनके पीछे पीछे ये भी जाते हैं, तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। थर्ड क्या हो सकता है? Plants and trees bear fruit in different seasons, so people have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा रीजन ये है कि मौसम के अनुसार ही प्लांट्स और जो ट्रीज हैं उन पर फल आते हैं। कभी किसी सीजन में किसी प्लांट पे फल आ रहा
कभी किसी में, तो उस चक्कर में भी ये लोग सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, फोर्थ रीजन क्या हो सकता है? People, plant and animals need water to survive. Water is found in lake, streams and river. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have to go in search of water during dry seasons. और चौथा रीजन है पानी। अगर किसी जगह पे पानी है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पानी सूख जाए तो ऐसी जगह पे जाकर इन्हें रहना होगा जहां पर पानी है। तो इन सर्च ऑफ वाटर भी ये लोग घूमते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है पेरेनियल। पेरेनियल उनके लिए यूज किया जाता है जो पूरे साल पानी से भरे रहते हैं, चाहे फिर वो कोई झील हो, तालाब हो या फिर नदी हो। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, और ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो हंटर और गैदरर्स ने बनाई थी और उनको यूज़ किया करते थे। इन लोगों ने बहुत सारे औजार, जिसको इंग्लिश में हम टूल्स कहते हैं, बनाए हैं। किस किस चीज़ से टूल्स बनाए थे इनने? पत्थर से बनाए थे, लकड़ी से बनाए थे और हड्डी से बनाए थे। इन सब में से जो पत्थर वाले टूल्स थे वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि वो समय के साथ खराब नहीं हुए और जैसे थे उसी अवस्था में हमें आज भी देखने को मिलते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिलते हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hide, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as fire. Wood was also used to make hurts and tools. तो देखो अलग अलग प्रकार के टूल्स इन लोगों ने बनाए। कुछ टूल्स ऐसे बनाए थे जिनसे ये जो मीट है उसको हटा सकें, पेड़ की छाल को हटा सकें, एनिमल्स की जो स्किन है उसको हटा सकें, चॉप्स और रूट्स की कटिंग कर सकें अच्छे से, है ना। और कुछ को कैसे यूज करते थे? हैंडल की तरह। हैंडल काय पे बनाते थे ये लोग? बोन पर या वुड पर हैंडल लगाने के लिए, क्योंकि बोन और वुड से क्या करते थे ये लोग? आराम से इजीली कटिंग कर लेते थे, तो हैंडल के रूप में ये लोग यूज करते थे सो दैट ग्रिप बन जाए और पकड़ के काट सके कोई दूसरी चीज को। कुछ टूल्स ये लोग लकड़ी काटने के लिए भी यूज करते थे। अब लकड़ी इनको जलाने के लिए भी काम आती थी फायरवुड की तरह, तो उसके लिए भी ये लोग यूज करते थे। तो अलग अलग प्रकार से ये लोग यूज करते थे। कुछ लकड़ी को ये लोग अपनी झोपड़ी बनाने के लिए भी यूज करते थे। ये देखो, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट वन। जो ये लेफ्ट वन है इसको यूज करा है डिगिंग द ग्राउंड्स टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये इस तरह का जो पत्थर है ये यूज करते थे सो दैट ये लोग खुदाई कर सके और जो जड़ है, जिन जड़ों को खाया जा सकता है, उनको निकाल सके। दूसरा राइट में स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन्स। इस तरह के पत्थर से ये क्या करते थे? सिलाई करते थे। काय की सिलाई करते थे? कपड़ा तो था नहीं उस टाइम पे, स्किन की, क्योंकि ये एनिमल्स की खाल पहनते थे ना, तो उसकी सिलाई करने के लिए। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, किस जगह पे रहते थे, है ना, या इन्होंने कौन सी जगह चूज करी रहने के लिए। लुक एट मैप टू बिलो। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. जो रेड कलर की जो साइट्स हैं, रेड जो आपको दिख रही हैं, वो सारी वो जगह हैं जहाँ से हंटर गैदरर की कुछ सबूत हमें मिले हैं। ठीक, ओनली सम आर शोन ऑन मैप। उनमें से कुछ ही बस दिखाई गई हैं, क्योंकि ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर मैप छोटा पड़ जाएगा या फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा मैप है ना। Many sites were located near source of water such as river and lakes.
ज़्यादातर साइट्स ऐसी हैं जो किसी पानी के स्रोत के पास है, चाहे फिर झील, तालाब या नदी हो। एक आध हम यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका, देन आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स है, हुनसंगी है। ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है जो सबसे ज़्यादा पुरानी है। भीमबेटका की अगर बात करी जाए, जो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश का के अंदर आता है, दिस इज एन old site with caves and rock shelters. People chose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. तो ये नेचुरल केव है, तो ये पुराने लोग यहाँ पर रहते थे ताकि ठंड से, धूप से, गर्मी से, सबसे, बारिश से ये बच के रह सके इन गुफाओं के अंदर। और नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के काफी पास हैं ये भीमबेटका की गुफाएं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. अब स्टोन इनके लिए बहुत ज़रूरी था, औजार बनाते थे और उन औजार से शिकार करते थे। तो ये ऐसी जगह पे भी रहना पसंद करते थे जहाँ पर इन्हें एक अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते थे। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये एक रॉक पेंटिंग है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। तो ये एक पेंटिंग है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, ठीक है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls. तो बहुत सारी गुफाएं इन आर्कियोलॉजिस्ट को इंडिया में मिली हैं और इन गुफा के अंदर कुछ इस प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं। कुछ गुफाएं हमें जैसे मध्य प्रदेश में मिली हैं, सदर्न उत्तर प्रदेश में मिली हैं। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. जैसे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आदमी है और ये कोई डियर या कोई जानवर है उसके पीछे भाग रहा है, कुछ इस प्रकार का। काफी अच्छे से ये जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही साफ सफाई से स्किल्स के साथ बनाई गई हैं। साइट्स की बात अगर करी जाए तो साइट्स होती क्या है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल मैंने आपको बताया। साइट वो जगह है जहाँ पर हमें कुछ सबूत मिले हैं बहुत पुराने लोगों के, वो साइट है, ठीक। चाहे फिर क्या मिला हो सकता है, कोई औजार मिला हो, बिल्डिंग्स मिला हो, हड्डियों के टुकड़े मिले हो, बर्तन मिले हो, कॉइन्स मिले हो या कुछ भी मिला हो, वो जगह साइट कहलाती है। These were made, used and left behind the people. These may be found on the rough surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapter. आगे के चैप्टर में हम तरह तरह की साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये साइट्स कैसी भी हो सकती हैं, अर्थ के ऊपर हो सकती हैं या अर्थ के नीचे भी दब सकती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो कई खुदाई करने के बाद हमें मिलते हैं सामान, कई बार पानी के अंदर भी मिलती हैं, तो कैसी भी हो सकती हैं। अब बात आती है फायर के बारे में जानकारी लेने की कि ये फायर के बारे में क्या पता चलता है हमें। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मैंने आपको बताया ना कुरनूल की गुफाओं के बारे में, पहले ही बता दिया मैंने। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। तो इस कुरनूल में जो गुफा है वहां से हमें सबूत मिले हैं राख के। किसके? राख के सबूत मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो लोग होंगे उनको फायर की नॉलेज होगी, मतलब आग कैसे जलाते हैं ये वो जानते होंगे, तभी तो राख मिली है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। देखो अब बात ये उठती है कि अगर ये अर्ली मैन्स फायर के बारे में जानते थे तो फायर का करते क्या होंगे ये लोग। देखो बहुत सारी चीजें हैं, उजाला करने के लिए, या जो कच्चा मांस ये खाते थे उसको पकाने के लिए, और आपको पता हो कि जो जंगली जानवर होते हैं वो लाइट से डरते हैं और दूर भागते हैं, तो जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए, डराने के लिए भी आग जलाते होंगे ये लोग। अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि हम तो डेली आग जलाते हैं नॉर्मल, लेकिन बेटा ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, जब कोई जानता नहीं था ये सब चीजें क्या होती, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो एकदम इमेज करके देखो कि कैसा सीन होगा, ठीक।
व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आज के टाइम पे हम फायर का क्या करते हैं? बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, नोटबुक में लिखना। आज के टाइम पे तो बहुत सारे यूजेस हैं फायर के जो हम डेली करते हैं। नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words paleo means old and lithos means stone. तो जो सबसे पुराने लोग हैं ना, उस जमाने को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पैलियोलिथिक कहा है। इस वर्ड को याद रखना, आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी बार आपके सामने आएगा। पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक दो ग्रीन शब्दों से बना है। पैलियो का मतलब ही ओल्ड होता है और लिथो का मतलब होता है स्टोन। स्टोन का जमाना था ना, स्टोन एज थी वो उस टाइम पे, ठीक है। The name points to the importance of finds of stones. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. ये आपको याद रखना है कि ये जो Paleolithic एज है कम से कम 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक है। This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. अब देखो पूरा Paleolithic तो अब मैं बोल दूं कि पूरा पैलियोलिथिक मतलब ये एक टाइम है, ठीक है, लेकिन ये टाइम ही कितना बड़ा है, 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक, इतना लंबा टाइम पीरियड है। तो इसकी स्टडी करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी स्टडी आराम से हो सके हमने इसको भी 3 पार्ट्स में और फर्दर डिवाइड किया है। कैसे? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ऐसे करके 3 हिस्से बना दिए। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये इतना लंबा समय है कि अगर ह्यूमन का इतिहास देखें, ह्यूमन की हिस्ट्री देखें तो 99% कवर कर देता है। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic, Middle Stone. Paleolithic के बाद आता है Mesolithic, ठीक। ये कब से कब तक है? 12,000 years ago से लेके 10,000 years ago। ये वो टाइम है जब क्लाइमेट के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे थे। क्या आने लगे थे? क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे थे। और 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम पीरियड है इसे हमने मीसोलिथिक कहा है, मतलब मिडिल स्टोन। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck onto the handles of bones or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older variety of tools continue to be in use. तो मेसोलिथिक के टाइम पे ना पैलियोलिथिक से लोग और ज़्यादा थोड़े अक्लमंद होने लगे, चीज़ों को जानने लगे, तो छोटे छोटे औजार ये लोग बना लेने लगे शिकार करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद एक और एज आ जाएगी जो थी कब? फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ये थी नियोलिथिक एज, ठीक। What do you think the term Neolithic means? आपको क्या लगता होगा कि न्यूलिथिक का मतलब क्या है? अभी हमने पैलियोलिथिक देख लिया, मिसोलिथिक देख लिया, अब न्यूलिथिक आ गया, ये क्या है? We also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we don't know what they called them. आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बहुत सारी प्लेसेस के बारे में और बताऊंगी, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पास्ट में क्या थे अभी क्या है हम उनको क्लियरली नहीं बता सकते क्योंकि ये एविडेंस ही नहीं मिले हैं, क्योंकि पहले के लोग कुछ और बोलते थे, आज के लोग उस चीज़ को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था मिसोलिथिक में, न्यूलिथिक हम आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। मेसोलिथिक की अगर बात करी जाए तो मेसोलिथिक कैसा था? 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स एगो की बात थी। इसके अंदर क्लाइमेट में चेंज आया, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। चलो पढ़ो से।
Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. पहले जो अर्थ था काफी ठंडा ठंडा था, लेकिन जब ये 12,000 ईयर्स अगो वाली बात आई तो अचानक अर्थ गर्म होने लगा। बहुत सारे एरियाज में क्या हुआ, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। अर्थ के गर्म होने से क्या हुआ, ग्रासलैंड्स मतलब घास उगनी शुरू हो गई जमीन पर, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अब ग्रासलैंड्स का अगर डेवलपमेंट हुआ तो उसकी वजह से डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और जो दूसरे कैटल थे जो घास खाते हैं वो भी आ गए, उनका भी इंक्रीज हो गया। ठीक बात समझ रहे हो, खाना बढ़ गया अगर तो लोग भी बढ़ जाएंगे उन्हें खाते खाते। जब घास बढ़ गई तो घास खाने वाले जानवर बढ़ गए, ये हुआ। तो जो लोग इनको हंट करते थे वो क्या हुआ, इनको फॉलो करते रहे और नए खाने के तरीकों के बारे में जानने लग गए, ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जान गए कि कब ये बच्चे पैदा करते हैं। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. तो यही कारण हो सकता है कि धीरे धीरे जब ये लोग हंट करते थे तो फॉलो भी करते थे इन जानवरों को। धीरे धीरे ये जो आदमी थे इन्होंने सीखा कि अच्छा ये एनिमल्स घास खाते हैं, इस टाइम पे इनके बच्चे पैदा होते हैं। तो जब इनको जानकारी हुई इन एनिमल्स की, फायदे भी पता पड़े होंगे इनको इन एनिमल्स को रखने के, तो धीरे धीरे इन्होंने एनिमल्स को रखना शुरू करा, पशु पालन स्टार्ट करा। मतलब जैसे कोई हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, ये सब पालते हैं ना, वैसे इन्हें उसको बोलते हैं एनिमल रियरिंग, तो वो करना स्टार्ट कर दिया। और उसी टाइम पे फिशिंग भी इम्पोर्टेंट बन गया। जब ये सब इनको समझ में आ गया तो एक नई चीज स्टार्ट हो गई, क्या, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अभी तक तो घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे, बस इकट्ठा कर रहे थे खाना। अब जब इनको एनिमल्स को पालने समझ में आ रहा है तो अभी फार्मिंग भी समझेंगे। देखो, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये वो टाइम था मेसोलिथिक, जो हम अभी चेंजिंग एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ये वो टाइम था जिस टाइम में बहुत सारी अनाज वाली फसलें ना खुद नेचुरली ग्रो करी, जैसे कि वीट हो गया, गेहूं वगैरह, चावल, ये सब। मैन, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. तो जब ये ग्रो हुए तो जो औरत, आदमी, बच्चे थे ना, उन्होंने कलेक्ट तो कर लिया ना अनाज को, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये कहाँ पर उगे और कब ये पके। तुरंत थोड़ा पक जाते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने नोट करी। तो इस सब से क्या हुआ, एक थिंकिंग डेवलप हुई कि हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता गया, इनका दिमाग तेज होता गया और ये फार्मर बन गए, खुद से उगाना सीख गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. इस चीज को आप याद रखना कि पहला एनिमल जिसको मतलब इन लोगों ने पाला था ना, वो कौन था, कुत्ता था, डॉग। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also pig lived in herds and most of them ate grass. तो धीरे धीरे ये ऐसे एनिमल्स को समझ गए जो थोड़े शांत होते हैं और इंसानों के साथ रह सकते हैं और घास भी खा लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को रखने लग गए। कुछ शांत एनिमल्स कौन कौन से हैं जो इंसानों के साथ रह सकते हैं झुंड में, शीप रह सकती है, गोट, कैटल, पिग। Often people protected these animals from attacks by other animals. This is how they become herders. लेकिन अब इन जानवरों को थोड़ा डर भी तो रहता है, शेर वगैरह का या और दूसरे खतरनाक जंगली जानवरों का, तो ये उनसे भी इनकी सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे
ऐसे इनका जानवरों को पालना, उनकी केयर करना, ये सारा एक डेवलपमेंट हो रहा था किसकी तरफ, इनके हर्डर बनने की तरफ। ठीक है, ये अब क्या बन चुके हैं, हर्डर भी बन चुके हैं, फार्मर बन गए और हर्डर भी बन गए। सो अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन की, क्या ये जो डोमेस्टिकेशन है एक ऐसी प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें पीपल ग्रो करते हैं प्लांट्स को, देखभाल करते हैं एनिमल्स की, ऐसा है क्या? तो हाँ, ऐसा ही है। डोमेस्टिकेशन एक इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक पर्सन, एक पीपल जो होता है वो अपने एनिमल्स की देखभाल करता है, या प्लांट्स जो उसने लगाए हैं उन ग्रो करे हैं उनकी देखभाल करता है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। दिस इज बिकॉज people select plant and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripened grain. तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं डोमेस्टिकेशन उन प्लांट्स का करते हैं, उन एनिमल्स का करते हैं जिनसे कोई भी बीमारी होने का खतरा नहीं होता, उन प्लांट से करते हैं जो अनाज देते हैं, बड़े साइज का अनाज देते हैं और ज़्यादा तादाद में अनाज देते हैं। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. प्लांट से जो भी बीज मिलता है उसको संभाल के रखा जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम पे हम उस बीज से दोबारा से उस फसल को उगा सकें, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि सेम क्वालिटी हमें मिले। Amongst the animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from animals and plants. जो काफ़ी जेंटल से होते हैं, ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है ब्रीडिंग के लिए, है ना। ब्रीडिंग मतलब उनके और बच्चे होंगे छोटे तो एनिमल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और वो दूध वगैरह भी देंगे तो उस दूध को यूज़ किया जा सकता है। तो इन सब तरीक़ों से जो एनिमल्स वाइल्ड होते हैं या जो प्लांट्स वाइल्ड होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स से जो जिनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। आपने कभी दांत या फिर वो देखना, हॉर्न्स देखना, सींग वगैरह देखना, तो दांत और सींग उन एनिमल्स के जो कि डोमेस्टिकेटेड होते हैं, जिनका पालन पशुपालन के अंदर जो आते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं क्योंकि उनको लड़ना नहीं रहता, ना किसी के मांस काटना रहता है, चीड़फाड़ करनी होती है। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत बहुत शार्प होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? ये दोनों ही जो दांत आपको दिख रहे हैं ये पिग के हैं। किसके हैं? पिग के हैं। लेकिन एक सेट बड़ा है, एक सेट छोटा है। तो अब आप ये बताओ कि जो डोमेस्टिकेटेड पिग होगा, जिसका पालन किया जाता होगा किसी आदमी के द्वारा, वो कौन से दांत होंगे उसके? तो ऑब्वियस सी बात है छोटे दांत होंगे, अभी हमने पढ़ा है। Domestication was a gradual process that took place in parts of the world. It began about 12,000 years ago. तो ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस है आज के टाइम पे दुनिया के हर हिस्से में होती है, लेकिन शुरुआत हुई थी कम से कम 12,000 साल पहले। Virtually all the plants and the animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो अगर रियर की बात आएगी जो हमने पहले पढ़ा तो वो डॉग है। डोमेस्टिकेशन अगर लिखा हो तो वो शीप एंड गोट है, और अगर उसकी बात करी जाए अनाज की तो वो व्हीट और बार्ले हैं जिनका डोमेस्टिकेशन किया गया था। ये आप याद रखिएगा। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. अगर आप एक बीज को डालते हो तो उसको बढ़ने में, उसको ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, हफ्ते, साल लग जाते हैं, है ना।
When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away the animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो इसी प्रकार जब इन लोगों ने इन पीपल्स ने जो पहले एक टाइम पे हंटर गैदरर हुआ करते थे, जब फार्मर बनना स्टार्ट करा, तो आपको पता है ना, कोई भी फसल लगने में टाइम तो लगता है, एटलीस्ट 1 साल तो मान के चलो। तो एक जगह रहना पड़ेगा कि नहीं, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि हमारा पौधा सही से लगा है कि नहीं, कोई जंगली जानवर आके उस फसल खराब तो नहीं कर रहा, ये सब तो करना पड़ेगा। यानी इनको किसी एक जगह पे रहना पड़ेगा और उसकी फील्ड की जहाँ पर इन्होंने उगाया है देखभाल करनी पड़ेगी, और जब अनाज पक जाएगा तो उसको केयरफुली यूज करना पड़ेगा। As grain had to be stored for food and seed, people had to think of ways of storing it. In many cases, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. अब देखो फसल लगा दी, अनाज आ गया, अब इस अनाज का कुछ हिस्सा तो ये अपने खाने के लिए निकाल लेते थे और कुछ हिस्सा बीज की तरह रख देते थे ताकि नेक्स्ट अगले साल ये लोग उसको बीज की तरह उगा सके, डाल सके, है ना। तो अब इन्हें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा कि नहीं अच्छे से, वरना बीज खराब हो जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे या बास्केट्स बनाते थे, और कई बार तो ऐसे गड्ढे मिले हैं जो जमीन के अंदर गड्ढे करके उनमें रख दिया करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, अभी हमने देखा अनाज कैसे स्टोर करते थे, नाउ स्टोरिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. स्टोरिंग एनिमल्स का क्या मतलब है, देखो एनिमल्स खुद ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अब उनके बच्चे होते हैं, तो पहले एक जानवर था उससे 4-5 हो गए क्योंकि उसने बच्चे दे दिए, है ना। एनिमल्स को अगर अच्छे से रखा जाए, उनकी देखभाल करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, उनसे दूध भी मिलता है और वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड का, और हम उनकी मीट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, जब भी हमें ज़रूरत पड़े। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हम एनिमल्स को रियर कर रहे हैं तो वो एक तरीके से हमारे स्टोर फूड की तरह है। मान लो अभी अनाज खत्म हो गया तो आप उस दूध से काम चला सकते हो, एनिमल की मीट से काम चला सकते हो ना, तो वही वाली बात है, इसलिए स्टोर ऑफ फूड की तरह बोला गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, अगर कोई पूछे कि सबसे पहले फार्मर कौन बना या पहले हर्डर कौन बना, तो देखिए अगर हम मैप 2 की बात करें पेज 13 पे, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अभी मैं आपको दोबारा से मैप दिखा दूंगी, ठीक है, तो चलो पहले मैप देख लेते हैं एक बार। तो ये जो ब्लू स्क्वायर्स की बात करी गई थी, ये वो जगह हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं, किसके, फार्मर और हर्डर्स की, अर्ली फार्मर और हर्डर्स के, मतलब सबसे पहले इन जगहों पे फार्मर्स और हर्डर्स हुए होंगे। तो ब्लू जगह पे कौन कौन से हैं, ऊपर से देखें जम्मू कश्मीर के साइड में बर्जोहम में है, फिर नॉर्थ वेस्ट में देखिए महगर है, देन कोल्टी हवा है, चिरांड है, ये बिहार में है, ठीक है, देन हल्लूर है, पय्यमपल्ली है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर सबसे पहले हमें एविडेंस मिले हैं फार्मर और हर्डर्स होने के। आगे देखते हैं। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest. Northwest में यही है महरगढ़, in present day कश्मीर, कश्मीर में बर्जहम है, and in the east, ईस्ट में हमको ये मिलता है ना, दार्जिलिंग, हेडिंग, चिरांड, कोल्डी हवा, एंड एक और है महागारा। साउथ इंडिया में ये है पय्यमपल्ली और हल्लूर, तो ये सारी हैं। To find out whether these sites were settlements of farmer and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burned grain.
Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. तो यहाँ पर ये पक्का करने के लिए कि यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं फार्मर और हर्डर के, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोन्स को भी देखा है जो एनिमल्स हैं प्लांट्स की उनकी, और उससे भी पता चला है कि यहाँ पर अर्ली एविडेंस हैं हर्डिंग और फार्मिंग के। और तो और यहाँ पर क्या मिला है, वो भी मिले हैं, सीड्स भी मिले हैं, ग्रेन्स, जले हुए ग्रेन्स भी मिले हैं, उसके कुछ अवशेष यानी रिमेन्स, बचा कुचा। नाउ सी टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, क्योंकि हमने देखा हम कहाँ से पूरी जर्नी देख रहे हैं, पहले कैसे थे शिकारी, धीरे 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 फायर आई, फिर सीख रहे हैं एनिमल्स को रियर करना, फार्मिंग करना सीख गए, सेटल लाइफ हो रही है अब, है ना। तो टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। Archaeologists have found traces of herds or houses at some sites for intents in Barzahan। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे भी वो मिले हैं, क्या सबूत मिले हैं कि यहाँ पर झोपड़ी, हर्ट्स वगैरह, घर वगैरह थे इस साइड पे बरजहम में। बरजहम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। लोग कैसे रहते थे उस टाइम पे, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जमीन में गड्ढा कर लेते थे, उस गड्ढे में सीढ़ी भी होती थी नीचे जाने की, तो इस तरह के पिट हाउसेस बनाते थे, गड्ढे वाले घर। These have provided shelter in cold weather। Archaeologists have also found cooking earth both inside and outside the earth hut, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor। तो जिसको क्या मिला है, ऐसे भी सबूत मिले हैं, मतलब कि ये लोग चूल्हे टाइप के सबूत मिले हैं, चूल्हे जैसा उनको जगह मिली है, अंदर भी गड्ढे के और बाहर भी। इसका मतलब वो अपनी सुविधा के अनुसार से, अगर मान लो ठंड लगती होगी ज़्यादा तो अंदर बनाते होंगे, ठंड नहीं लगती होगी तो बाहर बनाते होंगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि ये कितनी नॉर्मल सी बात है मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो, लेकिन ये हम बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इतना दिमाग होना भी बहुत बड़ी बात थी कि ठंड लग रही है तो अंदर बनाओ, है ना। इसलिए इस तरह से स्टडी करी जाती है इन सारी चीज़ों की। Tools, stone tools have been found from many sites as well. Many of these were from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic। मैंने अभी आपको पैलियोलिथिक के बारे में बताया था, जो सबसे पुरानी थी, और वो इतनी बड़ी थी कि उसको भी हमने 3 हिस्सों में बांटा था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। उसके बाद हमने मेसोलिथिक पढ़ा। तो हमें पैलियोलिथिक से थोड़े डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलना स्टार्ट कर दिए, कहाँ, न्यूलिथिक में। मतलब ये न्यूलिथिक कौन सा टाइम है, मेसोलिथिक के बाद का, ठीक। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortar and pestle used for grinding grains and other plant produce। mortar and pestle मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। देखो खल्लड़ भी बोलते हैं बहुत लोगों के यहाँ। एक ऐसा बर्तन होता है, इसके अंदर आपने जो भी रखना है वो रख दिया, और फिर उसको ऐसा करके, एक लोहे का होता है उससे कूटते हैं, इसको बोलते हैं मोर्टर एंड पेस्टल, ठीक। और क्या अंतर आया टूल्स की अगर बात करें, तो अंतर वो ये था कि जो पहले टूल्स होते थे थोड़े मोटे मोटे होते थे, आगे चल के थोड़े छोटे हो गए, और न्यूलिथिक एज में पैने हो गए, शार्प हो गए, तो उनसे जो मांस वगैरह होती थी या पेड़ की कटिंग होती थी वो बहुत इजीली हो जाती थी, ठीक है। मोर्टार और पेस्टल का जो यूज़ था वो ग्रेन्स की कुटाई करने के लिए, ग्राइंडिंग या मिक्सिंग, चटनी बनाने जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता था। हज़ारों साल पहले की बात करी जाए, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइम continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। ऐसा नहीं था कि पैलियोलिथिक टाइम के सारे टूल्स यूज होना बंद हो गए थे, कुछ इस समय भी न्यूलिथिक एज में यूज हो रहे थे। Many kinds of earthen pots have also been found। earthen pot समझ रहे हो, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जैसे कि मटका हो गया, है ना, इस टाइप के बर्तन मिले हैं। These were sometimes decorated and were used for storing things। मटकों का यूज, कई बार ये मटके ऐसे भी मिले सिंपल, और कई बार डिजाइनदार भी मिले हैं।
इनका यूज़ किस लिए होता था? सामान को रखने के लिए। पहले एयर टाइट कंटेनर नहीं आते थे प्लास्टिक के, ऐसे मटकों में रखा जाता था। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. लोग इस तरह के जो बर्तन थे उनका यूज़ किस लिए करते थे? खाना उगाने में, स्पेशली अनाज जैसे कि दाल हो गई, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, इनसे कुछ भी बना रहे हैं तो इन बर्तनों का यूज़ करते थे। Besides, they began weaving clothes using different kinds of material, for example cotton that could now be grown. धीरे धीरे उनको कपड़े की समझ आई, कपड़ा आया, ठीक है, तो उन्होंने क्या वीविंग स्टार्ट कर दी, बुनाई स्टार्ट करी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? देखो जो मैं आपको ये चेंजेस बता रही हूँ कि ऐसा हुआ, क्या पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में एक साथ सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं। In many areas, men and women still continue to hunt and gather foods, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक से चुटकी बजी और पूरी दुनिया के लोग जो अब तक हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाके, वो अचानक फार्मर बन गए। ऐसा हुआ क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ। ये इस चीज़ को होने में हज़ारों साल लग गए। मान लो पहले दुनिया के इस हिस्से में चेंजेस आए, कुछ साल बाद फिर इधर आए, फिर इधर आए, इस तरीके से हुआ, एक साथ कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे ये चेंजेस आए थे। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब हम एक इम्पॉर्टेंट साइट की बात करने वाले हैं मेहरगढ़ की। ये मैंने आपको मैप 2 की जब बात की थी तब दिखाया था, नॉर्थ वेस्ट में है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के, किस जगह में? ईरान में। ठीक, ईरान एक कंट्री है, कहाँ पर है? बोलन पास के पास। ये पास क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो पहाड़ होते हैं ऐसे 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 ऐसे, अब एक जगह से इधर जाना है तो कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना, हर कोई थोड़ा ना पहाड़ के बीच में से जा सकता है। तो नेचुरली क्या होता है, जैसे दो पहाड़ होंगे ना, तो कोई जगह, जैसे मान लो ऐसे ये पहाड़ बने, तो कोई जगह ऐसी होगी जिसमें ये पहाड़ के बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप, तो ये हो गया पास। तो यहाँ से व्यक्ति यहाँ होते हुए जाएगा, इसको बोलते हैं पास। तो बोलन पास के पास क्या है? ये मेहरगढ़ है। अब पहले हम इसको पूरे को हटा देते हैं, अब आगे देखते हैं। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. इस पूरे एरिया में सबसे पहले मेहरगढ़ में ही लोगों ने गोट और शीप को पालना स्टार्ट किया था, और ये एक उनमें से एक साइट है जहाँ पर पहली बार वीट और बार्ली को भी उगाया गया था। It is one of the earliest village that we know about. At this site, many animal bones were found. ये बहुत ही पुराना विलेज है जो हमें यहाँ पर मिला, और तो और हमें यहाँ से क्या मिली है? एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली हैं। Bones of wild animals such as deer and pig, also bones of sheep and goat were found. इतने सारे एनिमल्स जिनका मैंने नाम लिया, इन सब की हड्डियाँ हमें मेहरगढ़ से मिली हैं। और क्या मिला है मेहरगढ़ से? हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं। कैसे? या तो वो स्क्वायर होते हैं या रेक्टेंगुलर टाइप के हाउसेस मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। जैसे मान लो ये पूरा घर है, इसमें 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स है ना, इस टाइप के कंपार्टमेंट्स होते थे घरों में। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और उनमें से एक घर में ये अनाज वनाज जो भी था वो भर के रखते थे फॉर स्टोरेज। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब कोई भी मरता था तो उसके जो घर वाले होते थे उसको रेस्पेक्ट देते थे। अब एक बार ये और पढ़ लो, अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई अ स्केलेटन ऑफ अ गोट। आपको क्या स्केलेटन दिखाई दे रहा है गोट का? ये बरियल है और इसके पास स्केलेटन भी है गोट का।
A house in a मेहरगढ़, this is what a house in मेहरगढ़ may have looked like, इस टाइप का, जैसा मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो पीपल क्या करते थे वहाँ के। Perhaps in the belief that there is some form of life after death, burial is in one such arrangement. मतलब उस टाइम के लोग, ऐसा लगता है हमें, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी से ऐसा पता लगता है कि उस टाइम के लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई एक ज़िंदगी अलग सी होती है ना। तो इस टाइप का वो लोग अरेंजमेंट करते थे मरने वाले इंसान का, बरियल साइट्स का। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें बहुत सारे मतलब बरियल साइट्स मिले, मतलब जहाँ पर दफनाया गया है। तो इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोट, और उनमें से एक जगह ऐसे है जहाँ पर एक व्यक्ति को गोट के साथ बरी किया गया है, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और गोट के साथ क्यों रखा गया उस इंसान को, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद अगर उस व्यक्ति को भूख लगेगी तो वो उस बकरी को खा लेगा, इसलिए मरने वाले आदमी के साथ गोट को भी दफना दिया गया। वाह, तालियां बजनी चाहिए ना इस बात पे। एल्सवेयर, केव पेंटिंग इन फ्रांस, ये तो हमने अभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करी। अगर फ्रांस की बात करें हम, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, आप देख लेना यूरोप में आपको फ्रांस मिल जाएगा। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, एक गुफा की पेंटिंग है ये जो नीचे बनी हुई है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। स्कूल के बच्चों द्वारा खोजी गई साइट है ये, और 100 साल पुरानी है। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर अगो। इस तरह की पेंटिंग 20 से 10,000 साल पहले बनाई गई थी। एंड मैनी ऑफ दीज वर, इसमें पेंटिंग्स में क्या होता था, जंगली घोड़े होते थे या ऑरोचेस होते थे। ये एक पुराना टाइप, ये क्या होता है, ऑरोच क्या होते हैं, ये ओल्ड फॉर्म है कैटल का। या बिसॉन होते थे, वोली राइनोर्स होते थे, रेनडियर होते थे, बियर होते थे, या पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, इनको ब्राइट कलर्स में पेंट किया जाता था। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्च और आयरन ओर एंड चारकोल। अब रंग कहाँ से आएंगे भरने के लिए, तो ये सब बताए कि मिनरल्स जो होते हैं ना, उनसे ये रंग बना लेते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey। तो ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग किसी मतलब स्पेशल डे पे करते थे, या फिर अगर कोई पीपल हंटिंग के लिए जा रहा हो, इन सर्च ऑफ, मतलब अपने शिकार की तलाश में जा रहा हो जानवर की, तो तब करते थे। क्या तुम कोई गैस कर सकते हो और रीजंस क्या हो सकते हैं इन लोगों का इस तरह से पेंटिंग बनाने का? अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर बताओ ना कि लोग क्यों पेंटिंग बनाते थे, क्या रीजंस हो सकते हैं उनके पेंटिंग बनाने के। अगर हम बात करें न्यूलिथिक साइट की, फाइंड टर्की इन योर एटलस, आप टर्की को अपने एटलस में देखना है। मैं आजकल तो भाई गूगल सब बता देता, देखना टर्की कहाँ पर है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट, एक बहुत ही फेमस न्यूलिथिक साइट है टर्की में जिसका नाम है कैटल हुयुक। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from Mediterranean Sea and used in the settlement। मतलब ये जो मैंने नाम लिए ना, ये अलग अलग कंट्रीज हैं। सीरिया एक अलग कंट्री है और रेड सी अलग है, मेडिटेरेनियन सी अलग है, तो यहाँ से अलग अलग चीज़ों को लाया गया है और ये सब टर्की में मिली हैं। रिमेंबर देयर वर नो कार्स, मोस्ट things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people। याद रखिए उस टाइम पे कार्ट्स का, जैसे कि बैलगाड़ी के पीछे एक लकड़ी का जो बना रहा है ना कार्ट, जिसके ऊपर आप कुछ भी रख के जाते हो, लेके जाते हो, वो नहीं था उस टाइम पे। कार्ट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग बाग कैसे लेके जा रहे होंगे सारे सामान, अपनी पीठ पे लाद के या फिर अपने एनिमल की पीठ पे लाद के। जैसे आपने कभी देखा होगा गधे की पीठ पे लाद के नहीं सामान ले जाते हैं, ईंटें वगैरह, उस प्रकार से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हमने देखा इसमें कि कैसे पहले लोग इधर से उधर घूमते रहते थे ना, या तो शिकार पे डिपेंड होते थे या फिर जो फ्रूट्स हैं या जड़ है उनको जमा करते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कैसे
हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, फील्ड्स में क्रॉप को उगाया जा सकता है। एनिमल रियरिंग सीखी और एक सेटल लाइफ कैसे जीना है ये उन्होंने सीखा। ये सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखी। ठीक है, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप क्लास 6 का या किसी और क्लास की कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।